हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 5th सेमेस्टर के केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है, जिसमें हम अपने पहले चैप्टर के अंतर्गत एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। उसका हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं, इनका क्या एग्जाम्पल्स होता है, इनका क्या डिफिनीशन होता है, इन सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद मैंने आप सभी से कहा था कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, लेकिन इस लेक्चर में हम उससे पहले कुछ और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे और हो सकता है हम अगले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स पर बेसिकली बात करने वाले हैं। एक हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पर हम बात करेंगे, जिसमें हम कॉमन सिस्टम के बेस पर बात करेंगे, आईयूपीएसी नेम के आधार पर नहीं बात करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, और तीसरा हम पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स क्या होता है, यानी कि एल्केन्स में कैसे कोई भी हमारा एल्केन आइसोमेरिज्म को शो करता है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नामांकरण, शायद इसको हिंदी में कहते हैं। हम एल्केन्स के नामांकरण पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे एल्केन्स हैं उनका हम जब नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम कॉमन सिस्टम के बेस पर करते हैं, ना कि आईयूपीएसी नेम के बेस पर करेंगे। ठीक है, तो जब हम कॉमन सिस्टम के बेस पर करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमन सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम के बेस पर जब हम करते हैं एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर तो ये 3 प्रकार से होता है। पहला हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एल्केन। अब ये नॉर्मल एल्केन क्या होता है, हम जितने भी एल्केन को अभी तक पढ़े हैं वो सभी के सभी नॉर्मल एल्केन्स के कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास आता है आइसो एल्केन्स। ठीक है, आइसो एल्केन्स। ओके, अब ये आइसो एल्केन्स क्या होता है अभी हम समझाएंगे। मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है कि जो भी हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि एक हमारे पास एक चेन है, दूसरा हमारे पास ब्रांच चेन भी उसी में आता है, मैंने आप सभी को समझाया है। तो उनके बेस पर यहाँ पर बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार के एल्केन्स पर तो उसे हम कहते हैं नियो एल्केन्स। अब ये क्या होता है, इन पर भी अभी हम आगे चलते हुए बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं सभी चीज़ों को डिटेल में। तो अगर हम बात करते हैं अपने सबसे पहले एल्केन पर तो हमारा पहला एल्केन क्या है, नॉर्मल एल्केन। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एल्केन। अब ये नॉर्मल एल्केन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। तो देखो जितने भी एल्केन्स पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो सभी के सभी हमारे नॉर्मल एल्केन्स के ही कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन पर तो ये हमारे पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड हमारे पास हो जाएगा CH3। 4 कार्बन है, यानी कि ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो जब हम ब्यूटेन को लिखेंगे यहाँ पर, हम जब इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो नॉर्मल एल्केन्स के अंतर्गत हम इसे केवल ब्यूटेन ही नहीं लिख देंगे। हम कभी भी ऐसे ब्यूटेन केवल नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके आगे हम यन सफिक्स को जोड़ देते हैं। ओके, या फिर प्रीफिक्स को जोड़ देते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यन ब्यूटेन हो जाता है। ठीक है, और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन से नीचे के जो हमारे पास एल्केन्स हैं, चाहे वह मेथेन हो जाए, चाहे वह एथेन हो जाए, चाहे वह प्रोपेन हो जाए, उनके नाम के सामने हम यन नहीं लगाते। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन से ही हमारे पास यन स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे पेंटेन ले लीजिए, चाहे हेक्सेन ले लीजिए, उनके सामने हम यन को जोड़ते चले जाते हैं, यानी कि प्रीफिक्स का उपयोग करते चले जाते हैं। ये सभी के सभी हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉर्मल एल्केन के कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा हेडिंग क्या आता है, दूसरा हेडिंग हमारे पास आ रहा है कि आइसो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि आइसो एल्केन्स क्या होते हैं।
तो अगर आइसो एल्केन पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांच स्टार्ट होता है। ब्रांच कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक एल्केन लिखा गया है, ठीक है, कोई भी एक एल्केन हमारे पास लिखा गया है और उस एल्केन में अगर कुछ इस प्रकार का हमारे पास ग्रुप दिखता है, ठीक है, कोई भी एल्केन लिखा गया और उसमें अगर इस प्रकार का हमारे पास कोई भी ग्रुप दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहने लग जाते हैं कि ये आइसो एल्केन है। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक CH3 लिखा गया है, बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास CH लिखा गया है, चलो CH2 मैंने ले लिया और यहाँ पर बॉन्ड CH लिखा हुआ है और इस कार्बन से हमारे पास क्या लिंक है, यहाँ पर हमारे पास CH3 लिंक है और इसी कार्बन से हमारे पास एक और CH3 लिंक है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसी को ही हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे, ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं कि इसी को OR करते हुए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इस कार्बन से हमारे पास एक और CH3 यहाँ पर लिंक मैंने कर दिया। चाहे हम इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें, बात एक ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यहाँ पर सेम ही होंगे। वो बात अलग है कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर हम अलग अलग रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली सेम ही होंगे क्योंकि इनके जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो सेम होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पर हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अगर कहीं भी ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है तो उस एल्केन को हम किसके कैटेगरी में रख देंगे, उसे हम आइसो एल्केन की कैटेगरी में रख देते हैं। देखो इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, वैसे बात एक ही है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड, या फिर अगर ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 2, ठीक है। तो ये तीनों ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही मॉलिक्यूल के लिए रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो एल्केन्स कहते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास कार्बन की श्रृंखला इधर बढ़ती चली जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर और हम बात करते हैं तो और भी एग्जाम्पल्स लिया जा सकता है, जैसे कि ये हमारे पास हो गया CH3 2 टाइम्स और यहाँ पर आ गया CH बॉन्ड हमारे पास आ गया CH3, ये भी हमारे पास एक आइसो एल्केन के कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये नहीं बोला गया है कि इधर हम कितने कार्बन्स को जोड़ेंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर हम कितने भी कार्बन्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसी भी एल्केन में अगर ये ग्रुप दिखाई दे रहा है तो उसे हम आइसो एल्केन की कैटेगरी में रख देते हैं। अब इनका नॉमिनक्लेचर कैसे होता है इस पर हम बात करते हैं। अगर इन तीनों एल्केन्स के नाम पर हम बात करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पेंटेन। लेकिन यहाँ पर आइसो सफिक्स में जुड़ेगा, प्रीफिक्स में जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर एन प्रीफिक्स में जुड़ रहा था क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन हो जाएगा। और कार्बन की ही काउंटिंग करते हुए हम कर रहे हैं, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। अगर 3 कार्बन होता तो हम प्रोपेन कहते, 2 कार्बन होता तो वैसे 2 कार्बन में बात नहीं बन पाएगी, आइसो का बात ही नहीं आएगा। और अगर ऐसे ही और भी होते हैं तो वहाँ पर आपको नॉमिनक्लेचर देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन यानी कि ब्यूटेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पढ़ेंगे आइसो ब्यूटेन, ठीक है। वैसे यह प्रोपेन में भी लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यही तो है प्रोपेन। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहीं आइसो का चांस ही नहीं बन रहा है क्योंकि आइसो तो तब बनेगा ना जब ऐसा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम ब्यूटेन से ही इनके आइसो एल्केन्स दिखाई देते हैं, ब्यूटेन से ही हमारे नॉर्मल एल्केन्स में एन सफिक्स को जोड़ा जाता है। इसी वजह से ऐसा होता है इसमें भी, क्योंकि हम ब्यूटेन से ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले हमारे पास चाहे जो भी एल्केन्स हैं वो सभी नॉर्मल एल्केन्स के ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एल्केन्स हमने समझ लिया। चलो अब इसके तीसरे एल्केन पर भी बात कर लेते हैं, ये बस कॉन्सेप्ट के रूप में था। चलो यहीं पर ही मैं तीसरे एल्केन पर भी बात कर लेता हूँ, वैसे इसे रेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम चलो बात कर लेते हैं कि नियो एल्केन्स क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि नियो एल्केन्स क्या होते हैं। नियो एल्केन्स को भी हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। नियो एल्केन्स उस प्रकार के एल्केन को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास CH3 का 3 टाइम्स होता है और इसमें जो हमारे पास कार्बन होता है वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया होता है। अगर किसी भी एल्केन में इस प्रकार का हमारा ग्रुप दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि वो नियो एल्केन्स की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, CH3
का 3 टाइम्स और यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी आप सभी बच्चों को समझाया भी हूँ कि हमारा जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड से अधिक कभी भी बना नहीं सकता, और 4 बॉन्ड से अगर कम बना रहा है तो वहाँ पर वो हमारा जो लिखने का तरीका है, जो रिएक्शन होगा वो गलत होगा। ठीक है, कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से कम नहीं बना सकता, ना ही ज़्यादा बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास जो कार्बन है वो सेंटर में है। ठीक है, ये कार्बन जो है वो सेंटर में है। इस कार्बन से हमारे पास 3 मेथिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, और इस कार्बन से हमारे पास एक मेथिल ग्रुप और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, नियो एल्केन्स उस प्रकार के एल्केन को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास ये वाला ग्रुप दिखाई देता है और इस कार्बन से हमारे कार्बन के लंबी श्रृंखलाएं जुड़ी हो सकती हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि कितने कार्बन की श्रृंखला जुड़ सकती है, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा। इसके नाम में हमें सबसे पहले तो ये जोड़ देना है कि नियो वर्ड उपयोग करना है, तो मैंने लगा दिया नियो। ठीक है, और यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें नियो ब्यूटेन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है, नियो पेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात किया जाए सबसे बेसिक जो हमारा नॉमेनक्लेचर यहाँ पर होगा वो नियो पेंटेन ही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 कार्बन ऑलरेडी है और यहाँ पर भी 3 कार्बन ऑलरेडी है, यानी कि 4 कार्बन तो ऑलरेडी है और वहाँ पर 1 कार्बन और जुड़ा, तो पेंटेन सबसे इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंटर में 1 कार्बन आया, इससे हमारे पास एक मेथिल ग्रुप जुड़ा, दूसरा मेथिल ग्रुप जुड़ा, तीसरा मेथिल ग्रुप जुड़ा, तो नियो तो बना लिया। अब नियो बन चुका है, इसमें हमने एक CH2 को जोड़ा, दूसरे CH2 को जोड़ा, तीसरे CH2 को जोड़ा, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम जोड़े जा सकते हैं और लास्ट में हमने CH3 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास नियो वर्ड तो उपयोग होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये ग्रुप दिखाई दे रहा है। कितने कार्बन हैं, 1 2 3, ये हमारे पास ऑलरेडी 4 कार्बन हो गए। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया, 4 कार्बन हो गए, बचे कितने, 1 2 3, यानी कि हमारे पास टोटल 7 कार्बन हुए। तो नियो और 7 कार्बन है तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे हेप्टेन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नियो हेप्टेन हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इतनी चीज़ें आप लोग समझ के होंगे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये पहचानना सीख जाएंगे कि नॉर्मल एल्केन्स क्या होते हैं, आइसो एल्केन्स क्या होते हैं और नियो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके डिफिनीशंस को लिखवा देते हैं, इनके एग्जांपल्स पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं है। अब चलो हम बात करते हैं इनके डिफिनीशन पर और इनके एग्जाम्पल्स पर। चलिए अब फटाफट से इनके डिफिनीशन और एग्जांपल्स पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए। उसके अंतर्गत हमारे पास पहला हेडिंग आएगा नॉर्मल एल्केन्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप सभी को समझा दिया है कि कॉमन सिस्टम के बेस पर हम अपने एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया नॉर्मल एल्केन्स, आइसो एल्केन्स और नियो एल्केन्स। इनके डिफिनीशंस क्या बोले जा रहे हैं, इनके डिफिनीशन में यह बोला जा रहा है कि दोज एल्केन्स ऐसे एल्केन्स इन विच जिसमें ऑल द कार्बन एटम्स, जिसमें सभी कार्बन एटम्स प्रेजेंट उपस्थित है और इन अ स्ट्रेट चेन, ये सभी के सभी क्या है, एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एल्केन्स। ठीक है, और इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन है तो उसके आगे हम यन ब्यूटेन लिखते हैं। जो यन लिखा गया है वो नॉर्मल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है, वैसे बहुत ही रेयर चांस होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि नॉर्मल ब्यूटेन लिखा जाए। ठीक है, तो वो भी बात एक ही कहेगा, चाहे यन ब्यूटेन लिखूं, चाहे नॉर्मल ब्यूटेन लिखूं, चाहे ब्यूटेन लिखूं, बात एक ही होगी। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम यन वर्ड का उपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ, तो चलिए फटाफट से इनके एग्जाम्पल्स को मैंने लिख दिया। ये क्या है, हमारे पास एक ब्यूटेन है। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटेन हो गया, तो इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर होगा यन ब्यूटेन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स एक चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल पेंटेन का ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इनमें क्या मेन रीजन है, क्या क्वालिटी है, इसके बेस पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इनमें जितने भी हमारे पास कार्बन एटम है वो किस में है, एक स्ट्रेट चेन में है, एक स्ट्रेट चेन में है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यन पेंटेन कहेंगे, क्योंकि 5 कार्बन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे पास आता है आइसो एल्केन। समझते हैं कि आइसो एल्केन क्या होते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं कि आइसो एल्केन क्या होते हैं, तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि हमारे पास ये जो ग्रुप है ये अगर किसी भी एल्केन के अंतर्गत पाया जा रहा है और इस ग्रुप से हमारे कार्बन के एक स्ट्रेट चेन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे एल्केन को ही हम कहते हैं आइसो एल्केन। ठीक है, और इनमें जो हमारे पास प्रीफिक्स वर्ड उपयोग होता है वो होता है आइसो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो अब यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स पर हम बात करते हैं तो ये हमने ग्रुप जोड़ दिया, ये हमारे पास आया CH3 का 2 टाइम्स और यहाँ पर हमारे पास है CH, और इससे मैंने एक ही कार्बन को लिंक कर दिया, यानी कि एक मिथिल ग्रुप आ चुका है। मिथिल ग्रुप क्या होता है अभी आगे चलते हुए हम इन पर भी बात करने वाले हैं, वैसे आप सभी को पता होगा इसलिए मैं ऐसा वर्ड उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गिना जाए तो हमारे पास 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम पढ़ेंगे आइसोब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे? आइसोब्यूटेन हम कहेंगे। ऐसे ही हम 5 कार्बन, 6 कार्बन को भी ले सकते हैं। चलो मैं 6 कार्बन को भी लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक CH3 ग्रुप को ले लिया। ये अलग अलग तरीके से मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग आगे चलकर डाउट में ना फंस जाए, इसलिए मैंने ऐसा भी लिख लिया। ठीक है, और ये हमारे पास एक और, चलो CH2 मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर चलो मैंने CH3 वर्ड उपयोग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो ग्रुप है वो आइसो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आइसो पेंटेन। ठीक है, अब आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास नियोपेंटेन का क्या डिफिनीशन है। तो अभी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि नियो एल्केन्स क्या होते हैं, इनका क्या डिफिनीशन होता है, क्या एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर नियो एल्केन्स के लिए हम बात करते हैं तो बेसिकली डिफिनीशन सेम मैंने लिखा है, एक्चुअली डिफिनीशन तो खुद से ही बना रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे एल्केन्स जिनमें जो हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन्स हैं वो इस ग्रुप से जुड़े हुए हों, तो ऐसे एल्केन्स को हम क्या कहते हैं, नियो एल्केन्स कहते हैं। इनके जो प्रीफिक्स होते हैं उनमें हम नियो वर्ड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल बहुत ही आसान से बन सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी है। ये हमने एक कार्बन लिया, यहाँ से हमारे पास एक CH3 जुड़ा, यहाँ से हमारे पास दूसरा CH3 जुड़ा, ये तीसरा CH3 जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप बन गया। यहाँ पर चलो एक और CH3 मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नियो एल्केन बन गया। नियो एल्केन का हमारे पास नाम क्या होगा, तो नियो वर्ड हमें उपयोग करना है प्रीफिक्स में। ठीक है, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नियो पेंटेन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी हमारे पास एग्जांपल्स बन सकते हैं। अगर एग्जांपल्स के कैटेगरी में हम बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। चलो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल बन सकता है, CH3 3 टाइम्स, यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर CH2 जुड़ गया और यहाँ पर CH3 जुड़ गया। इसी को ऐसे भी एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा C मेथिल ग्रुप, ये हमारे पास एक और मेथिल ग्रुप, ये हमारे पास एक और मेथिल ग्रुप, यहाँ से हमारे पास CH2 जोड़ दिया मैंने, यहाँ से हमारे पास एक CH3 जुड़ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे नॉमिनक्लेचर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, नियो ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर हम नियो लिख देंगे। कितने कार्बन एटम हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी 4 एटम हैं, ये 5, ये 6, तो यानी कि हमारे पास नियो हेक्सेन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नियो हेक्सेन। पिछली बार हमने 7 कार्बन को उपयोग किया था, इसलिए मैंने नियो हेप्टेन लिखा था। ठीक है, नॉमिनक्लेचर में नाम नहीं बदलेगा, बस आगे प्रीफिक्स जुड़ता चला जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने नॉमिनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया अपने एल्केन्स के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज में क्या होता है। ठीक है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अब बचे हैं और उनको हम नोट्स के तौर पर नहीं लिखवाएंगे बल्कि समझाते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब आइए चलिए बात करते हैं कि एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनको हम पहचानना समझेंगे क्योंकि आगे चलते हुए हम बहुत सारे एल्किल ग्रुप्स पर बात करने वाले हैं, तो अच्छे से समझिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे भी क्लियर रहे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बस आप सभी को डिफिनीशन बोल देंगे, लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि बस आप पहचानना सीख जाइए, यही काफ़ी होगा। देखो इस बात का खास ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास एल्केन लिखा गया है, उस एल्केन के लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो वहाँ पर जो हमारे पास बना हुआ ग्रुप होगा उसी को ही हम कहेंगे एल्किल ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास सबसे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल होता है मेथेन। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही केवल समझा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं मेथेन पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, CH4। अब मैंने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो बचा कितना, CH3, और इस कार्बन के द्वारा ही एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, इसलिए यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारे पास क्या कहलाने लग जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा मेथेन से मेथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल ग्रुप। ठीक है, अगर CH4 होता तो मेथेन पढ़ते,
और यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, इसलिए यहाँ पर इल आएगा, इल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि वाईएल ग्रुप आएगा। तो जब वाईएल ग्रुप आएगा तो मेथेन में मेथिल बन जाएगा, तो मेथिल ग्रुप कहलाने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। चलो और भी एग्जांपल्स पर बात कर लेते हैं। अगर चलो एथेन पर बात किया जाए तो यहाँ पर हो गया CH3 बॉन्ड CH3, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इस कार्बन से, तो यहाँ पर कितना बनेगा CH2, और इस कार्बन द्वारा एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया, इसलिए यहाँ पर हम एक बॉन्ड को भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप। ओके, मेथिल ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो गया, ऐसे ही प्रोपिल ग्रुप भी कहलाएगा, ब्यूटिल ग्रुप भी कहलाएगा। चलो प्रोपिल पर भी बात कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर हम प्रोपिल पर बात करते हैं तो ये हमारे पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया है तो इसे हम पढ़ेंगे प्रोपिल। ठीक है, प्रोपिल ग्रुप। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, ये तो हमने नॉर्मल एल्केन्स पर बात किया है। चलो आइसो एल्केन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक CH3 हुआ, ये हमारे पास दूसरा CH3 हुआ, ये हमारे पास और CH से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारे पास आगे चलते हुए मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और CH2। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आइसो, आइसो ग्रुप होने की वजह से आइसो पढ़ेंगे, और 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटिल हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो टर्सरी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया हमारे पास CH3, यहाँ पर भी हो गया CH3, यहाँ पर भी हो गया CH3। एक्चुअली ये नियो की कैटेगरी में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ से हमारे पास एक ग्रुप निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ है। ठीक है, 1 2 3, हाँ एक हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो चुका है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे टर्सरी। ठीक है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन उपयोग हुए हैं, तो टर्सरी ब्यूटिल पढ़ेंगे, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, एल्केल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए एल्केन में से, तो वहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप का फॉर्मेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं एल्केल ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस पहचानना सीखना है, ताकि आगे चलते हुए जब मैं इनका उपयोग करूँ तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस हो। ठीक है, तो अभी आप इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म पर। तो अब चलिए अपने कॉपी में अगला हेडिंग डालिए कि आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स क्या होते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट को समझने से पहले छोटे से एक एग्जांपल पर या एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, उसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो मेथेन होता है, ठीक है, मेथेन यानी कि CH4। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH4। जो हमारे पास एथेन होता है, एथेन यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास प्रोपेन होता है, प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाता है। ठीक है, कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझना इस बात को कि हमारे पास जो मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ये कभी भी आइसोमेरिज्म की क्वालिटी को नहीं शो कर सकते हैं। सवाल उठता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो मैंने आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल द्वारा जो क्वालिटी शो किया जा रहा है उसी को ही हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और मैंने इसके लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर मैंने समझाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस पर हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म की क्वालिटी को नहीं शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया CH4, अब क्या इस CH4 को और भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं, हमारा जो मेथेन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, मेथेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी सेम होगा। ऐसे ही हम एथेन में भी कोई और तरीके से नहीं लिख सकते, प्रोपेन में भी कोई और तरीके से नहीं लिख सकते, बस हमारा प्रोपेन का यही होगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम अभी बात करते हैं ब्यूटेन पर या फिर पेंटेन पर बात करेंगे, तो उसके लिखने के काफ़ी सारे तरीके आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आइसोमेरिज्म की क्वालिटी को शो किया जाता है। तो चलिए अब इनके एग्जांपल्स पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2 ही एग्जांपल्स पर बात कर लेंगे, काफ़ी हो जाएगा कि हमारे पास जो प्रोपेन होता है,
ब्यूटेन जो होता है वो हमारे पास शो करता है। चलिए इस पर बात करते हैं, ब्यूटेन पर। तो ब्यूटेन का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करते हैं तो हमारे पास C4 होता है, H10 होता है, ठीक है। और इसके अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला पर बात करते हैं तो हमारे पास पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल एल्केन की कैटेगरी में आएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, N ब्यूटेन हुआ। तो N ब्यूटेन को मैंने क्या नाम, यहाँ पर नाम भी लिखते हुए चलिए, यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया N ब्यूटेन, ठीक है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं ना, ध्यान दीजिए, इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास आ गया CH3 और इस कार्बन से एक मैंने CH3 ग्रुप को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे पास कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 होनी चाहिए, 3 3 6 3 9 1 10 है, यानी कि यह भी तो हमारे पास ब्यूटेन ही बन रहा है और ऊपर वाला भी हमारे पास क्या है, ब्यूटेन ही बन रहा है ना। कोई और तरीका तो हमने अप्लाई नहीं किया है। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी के बेस पर हमने देखा कि 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई और स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। ब्यूटेन में केवल 2 ही स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं। अगर इसी CH3 को ऊपर भी लेकर जाओगे तो भी बात वही होगी, ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला जब किसी भी कंपाउंड द्वारा शो किया जा सकता है तो वो दोनों ही कंपाउंड आइसोमेरिज्म की क्वालिटी को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, चलो या तो हमारे पास ब्यूटेन हो गया, चलो पेंटेन पर बात कर लेते हैं। तो C5 और H12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने क्वालिटीज़, कितने स्ट्रक्चर शो किए जा सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास नॉर्मल वाला हो जाएगा, 3 कार्बन 4 कार्बन और ये हो गया हमारे पास 5 कार्बन। ध्यान रखिएगा, कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड मत बनाने लग जाइएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, और ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया तो इसे हम N पेंटेन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसके और भी स्ट्रक्चर बनाने के तरीके होंगे, कौन कौन से, चलो एक जो मिथिल ग्रुप है उसको हम दूसरे किसी कार्बन से जोड़ देते हैं। चलो इस कार्बन से मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक CH3 आ गया और ये कार्बन हमारे पास एक हाइड्रोजन बना लेगा, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया और ये हमारे पास एक चौथा बॉन्ड हो गया, ठीक है। कार्बनों की संख्या 5 ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मेथिल ग्रुप को दूसरे यहाँ पर जोड़ दिया। तो ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों ही हमारे स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है। यहाँ पर ब्रांच चेन पाया जा रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन पाया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ब्रांच चेन पाया जा रहा है और एक स्ट्रेट चेन पाया जा रहा है। इसमें और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, पिछली बार तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इस बार हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। वैसे अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये पहला दूसरा हो जाएगा, यहाँ से भी पहला दूसरा ही बनेगा, तो बात तो एक ही हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। चाहे हम इस मेथिल ग्रुप को इस कार्बन से जोड़ें, चाहे इसी मेथिल ग्रुप को ऐसे भी जोड़ देते हैं, बात तो एक ही होगी। चलो यहाँ पर मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ इस कार्बन से मैंने इस मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास CH3। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही होंगे, चाहे काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे चाहे काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, बात तो एक ही होगी, ठीक है। अब इसी को ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक CH3 आया, ये हमारे पास एक कार्बन आया और इसी कार्बन से ही हमारे पास दोनों CH3 ग्रुप जुड़ गए, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक कार्बन आ चुका है, तो यहाँ पर अगर काउंटिंग किया जाए 5 ही कार्बन होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 कार्बन। और जो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है वो यहाँ पर हो जाएगी CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये भी हमारे पास एक तरीका हुआ लिखने का, और इनका नाम ऑलरेडी मैं बताया हूँ, तो आपको मतलब फिर से बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास पेंटेन होता है वह 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। 3 प्रकार के नहीं बोलूँगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, वो भी 3 टाइप से। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला दिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 टाइप हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पेंटेन पर बात किए, इसके बाद हम हेक्सेन पर बात करेंगे तो वहाँ पर 4 हो जाएगा, हेप्टेन पर बात करेंगे तो हो सकता है 5 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिला कि एल्केन्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स का डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और हमने बात कर लिया, सभी चीज़ों को पढ़ लिया। अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।